तो क्या कर लिया दुनिया ने, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हो रहा है। तब वो कर रहे थे करके, आज उन्होंने बता दिया भैया लाठी किसके हाथ में है। तो अब क्यों रो रहे हो, अभी ये अंत तक चलेगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये 680 सन की लड़ाई है, करबला की लड़ाई ईरान लड़ रहा है। आज उनके राष्ट्रपति ने भी बोल दिया, हम 1.4 मिलियन जितना मतलब 1.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, हम पूरे सब मरने को तैयार हैं। यार आज 26 मतलब 2026 है, तुम वो 72 आदमी लेके अभी भी सन 680 में बैठे हो। अभी कुछ मतलब ठीक है, सेक्रीफाइस ये वो सब मर रहे, सब आदमी समझते हैं, बट एटलीस्ट देखो इस वक्त दुनिया में क्या चाहिए, दुनिया को ना ट्रंप चाहिए, दुनिया सेक्रीफाइस को तब ना काम का आता है ना जब उस सेक्रीफाइस के कोई मायने हो या फिर उसके कोई रिजल्ट्स हो। सिंह ना, इस वक्त दुनिया को क्या चाहिए। इनफैक्ट आज मेरे से कोई पूछ रहा था कि इस युद्ध में क्या होगा, कौन ट्रंप जीतेगा या ईरान जीतेगा। मैंने बोला दोनों हारेंगे, दोनों हारेंगे। ट्रंप भी हारेगा और ईरान भी हारेगा। कहते फिर जीतेगा कौन, मैंने कहा जीतेगा एक तरफ इजराइल, एक तरफ भारत जीतेगा। अभी आप आने वाले समय में अगर टाइम दो तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे जीतेंगे। सिर्फ ये जीतेंगे, ट्रंप बुरी तरह हारेगा, डी डॉलराइजेशन होगा एंड अमेरिकन इकोनॉमी फिर नीचे आएगी। पर अगर पीछे जाता है तो भैया फिर तो ट्रिलियंस का लॉस है, वापस जाने का स्कोप ही नहीं पैदा होता। सो आज की दुनिया के हिसाब से अगर चलना है, अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, तो दोनों को हारना पड़ेगा, ईरान को भी और अमेरिका को भी हारना पड़ेगा। तो सर ये तो वो बात हो गई कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। हालात तो यहाँ पर ऐसे जस के तस हो गए। मैं सहाय सर और तेजावत जी का रुख करूं, लेकिन रिजवी साहब आपकी किसी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। जी जी, मैं दो बातें आपने जो कहा है मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये डेथ टू अमेरिका व इजराइल जो है, इसका मतलब मौत नहीं होता है जो आपने तर्जुमा किया है। ईरान में जो नारा लगता है मैं उसको फारसी में बताता हूँ, मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि मुर्दाबाद और जिंदाबाद। तो आज एक पार्टी के होते हैं तो दूसरी पार्टी को आप कहते हैं ना कि मुर्दा, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फला पार्टी का नाम लेते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद। तो डेथ से मुराद वो मौत नहीं जिसे आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा करबला के बारे में, करबला जो पुरानी दास्तान हो गई। करबला यकीनन पुरानी दास्तान है, लेकिन उसका एक मैसेज है, मैसेज ऑफ करबला। मैसेज पुराना नहीं होता है, याद रखिएगा। करबला पुरानी हुई है, करबला का पैगाम ये है कि जालिमों के सामने न झुको। वो जो कहा गया है ईरान से कि हम करबला वाले हैं, यानी जालिमों के सामने, हम उनकी दादागिरी के सामने झुकेंगे नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये हम लोग शिया हैं। शिया लोग आप जानते हैं कि इंडिया में और दुनिया में बहुत कम है, दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। 57 मुल्कों में एक मुल्क शिया मुल्क है, और शिया का पैगाम हमेशा ये रहा है, और हमें हमेशा मारा गया। पुराने बादशाहों ने भी शियों को मारा। आईएस ने शाम में और सीरिया में और इराक में किस पे हमला किया था? शियों पे हमला किया था। तो हम वो कौम है कि हमें सिखाया गया दो चीजें हैं। साहब इसको सुन लीजिए प्लीज, मुझे 1 मिनट का टाइम दिए। शियों को हम लोग, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं अपनी कौम को सिखाता हूँ दो चीजें। नंबर एक, अपने मुल्क से वफादारी करो, और दूसरी चीज जो है जो हमें सिखाई जाती है वो ये है कि जालिमों के सामने सर न झुकाओ। हम शिया हैं, आप हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, एक शिया भी आपको हिंदुस्तान में गद्दार वतन नहीं मिलेगा। इतने बम ब्लास्ट हुए हैं, अगर आप चेक कीजिएगा, हजारों लोग इस वक्त बम ब्लास्ट करने वाले जेल में होंगे। उसमें अगर कोई एक शिया मिल जाए तो आप मुझे जो है फांसी पे चढ़ा दिए उसकी जगह पर। तो हम लोग जो है वतन के वफादार होते हैं और जालिमों के सामने सर नहीं झुकाते, ये शियों की पहचान है। और करबला के बारे में जो आपने कहा कि पुराना वाकया हो गया है, करबला का बात ये वाकया है ना कि पुराना है, पड़ोसियों के लिए वो जालिम ईरान भी नजर आता है। पड़ोसी तो बार बार वो भी बात कहते रहे हैं, पड़ोसियों के लिए तो ये बात भी नजर आती है। मैं अब आगे बढ़ूं एक बार, लेकिन आलोक साहे जी, जिस पावर प्लांट डे या ब्रिज डे की बात जो कही जा रही थी, जो बड़ी पिक्चर पेश की जा रही थी, क्या उसका वक्त आज से शुरू हो गया है क्या? खासतौर से ईरान में जो पहले धमकी दी जा रही थी, ये उसका ट्रेलर है क्या? नैना जी, डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट जायसवाल सर ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। जिस तरह से ब्रिजेस पे अटैक हो रहे हैं इस समय, बड़े इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ब्रिज पर और रेलवे लाइन पर अटैक करना जो है वो बहुत ही परमानेंट डैमेज नहीं होता है,
कुछ दिनों में ही उसको रिपेयर कर लेती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये ब्रिज और रोड पर अटैक तब किया जाता है जब कोई टैक्टिकल ग्राउंड मूवमेंट प्लानिंग की जाती हो। तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि अमेरिका और इजराइल वहां पर कोई ग्राउंड मूवमेंट प्लान कर रहे हैं आज रात को या कल सुबह। क्योंकि इसलिए आप देखिए, जो ब्रिज और रेलवे लाइंस को उड़ाने की बात है, वो इसके और कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे बड़े वैल्यू के दूसरे टारगेट्स हैं, उसको नहीं उड़ा करके आप ब्रिज और रेलवे लाइन को क्यों उड़ा रहे हैं? ये जायसवाल सर ने बिल्कुल सही कहा है, आशंका उन्होंने जो व्यक्त की है वो बिल्कुल सही है। ये ग्राउंड ऑपरेशन की मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं। आने वाले हो सकता है कहीं पर कोई टैक्टिकल ग्राउंड लिमिटेड ऑपरेशन हो किसी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए। जी हाँ नैना जी। देखिए इसमें सर ये तो अब आने वाले वक्त के लिए और बड़े घातक वाले हालात हो जाते हैं ना। जल्दी से तेजावत जी से इसका रिएक्शन ले रही हूँ। तेजावत जी, क्या फाइनल कयामत की रात है अब आज की ईरान के लिए? क्योंकि जो उसका ट्रेलर अमेरिका और इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है, अगर ऐसा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो अल्टीमेटम वाली बातें होती हैं, डेडलाइन, उनके कोई मायने भी रह जाते हैं क्या? नैना जी, मायने तो रहते हैं ताकि कंफ्यूज किया जाए और अचानक से उनपे हमला किया जाए, पर कोई प्रेसिडेंट इतने नीचे स्तर पर गिरकर अपनी छवि खराब करके केवल उन सारे षड्यंत्रों का हिस्सा हो जाता है, ये अपने आप में एक नई बात है। हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था। मैं तेजावत जी आपको रोकना चाह रही हूँ, दोबारा रुक रही हूँ, लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान इजराइल ने पहुंचाया है। तेहरान और दक्षिणी ईरान को जोड़ने वाले पुल पर बड़े हमले की खबर है, और इस पुल पर हमले से करीब दक्षिण ईरान और तेहरान का संपर्क भी टूट चुका है। तो ये एक नहीं दो नहीं कि ईरान के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही ब्रिज पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। ब्रिज डे और पावर प्लांट डे क्या अब यही है? जो अब से कुछ देर पहले तस्वीर में आपको दिखा रही थी, दरअसल ये रेलवे नेटवर्क पे हमले की तस्वीर है, लेकिन ऐसे ही हालात ब्रिज डे पर भी ब्रिज पर भी अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेजावत जी, जो तस्वीरें, आप अपनी बात पूरी कंटिन्यू कीजिएगा इसके साथ। जी, ये वाकई दुखद तस्वीरें हैं, सारी इंसानियत के नाम पे वाकई शर्मसार करने वाली हैं, और मुझे लगता है कि एक बार दुनिया वापस उस बारूद के ढेर पर जा रही है। और हमें पता है कि ये सारी लड़ाइयाँ किसी न किसी स्वार्थ के कारण होती है, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, दुनिया को लूटने की होड़ मची थी उन देशों में, और वही हो रहा है। और यह बिल्कुल ठीक कहा हमारे पैनलिस्ट लोगों ने कि दरअसल इजराइल की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसको लगेगा कि आखिरी दम तक उसको कोई भी दुश्मन नजर आ रहा है वहां। और मैं अपनी बात ये कह के खत्म कर देना चाहता हूँ कि दरअसल जो एक मिसाइल की जो कीमत होती है, उतने में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। तो सोचिए, जितनी मिसाइलें दागी गई है, उतने अगर मेडिकल कॉलेजेस उन देशों में बने होते तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी लड़ाइयों की जरूरत भी होती। नैना जी। जी और लेकिन अब शरदेंदु जी, आप, मुझे लग रहा था कि शायद जब यहाँ पर रिजवी साहब बात कर रहे थे, आप उनकी बात पे कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, ये तो मुझे बताइएगा। लेकिन एक तरफ क्या हमेशा सिर्फ विक्टिम बनकर ही रहना हमेशा वाली बात हो जाती है क्या? और अगर विक्टिम की बात होती है तो आखिर उसके लिए एक बड़े या कमजोर तबके को फिदायीन या हथियारों के बल पर पूरी दुनिया के सामने अगर लेकर आते हैं तो क्या एकमात्र यही रास्ता बच जाता है? देखिए, इस युद्ध में कोई विक्टिम नहीं है। आज के वर्ल्ड जिस स्टेज में पहुंचा हुआ है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, जिस तरीके से अवेयरनेस है, उसमें विक्टिम कार्ड कोई प्ले करे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। यहाँ इशू बेस्ड लड़ाई है, और मैं तो इस हद तक बोलता हूं कि मैं हर एक चीज को एक राइटियस और एक इनकरेक्ट तरीके से, क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, उस पैरामीटर से नापता हूं, ना कि माइट इज राइट के मापदंड से। देखिए, माइट इज राइट तो पाषाण युग की बात है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को पहुंचा देंगे, और कब पहुंचाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन ये राइटियस है। जब आपने ह्यूमन रेस में जन्म लिया, जब आप इंटेलेक्चुअली इतने साउंड है, इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आपको सही गलत का भी अंदाजा होना चाहिए। आप सिर्फ डंडे के जोर पे अगर विश्व को रूल करना चाह रहे हैं, वेनेजुला के घुस के उनके हेड को उठा लाएंगे, कल ग्रीनलैंड को कैप्चर करेंगे, ईरान को ध्वस्त करेंगे, तो ये अनएंडिंग लिस्ट है। फिर आपको इसके बाद बढ़ के
तमाम इंडो पैसिफिक रीजन में भी जाना होगा, और जो समृद्धशाली देश हैं उनके सामने जी हजूरी। पुतिन से अलग टोन में बात करते हैं। शी जिनपिंग क्या रशिया की, चाइना की विजिट आप अलग करने चाहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल की अलग डील करेंगे, और दूसरे पैरामीटर से आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे। आप मिडिल ईस्ट को स्लेव बना के आपने रखा है, मिडिल ईस्ट को उनके राइट्स देना नहीं चाहते, और बाकी के बाकी जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के वो इसी दिशा में है। अमेरिका जो बोलता है उसको टो करता है। शुरुआत देखिए, अब्राहम अकॉर्ड जब उन्होंने बनाया तो सबको अपने अपने खेमे में ले लिया। एक सबसे बड़ा वेज क्रिएट किया है आपने मिडिल ईस्ट में, आपने अब्राहम अकॉर्ड करा के सबको इजराइल की लाइन पे टो करा दिया और अमेरिका का वर्चस्व बना लिया। जब चाइना की एंट्री वहां होती है तब खलबली होती है। जब आपका पेट्रो डॉलर कमजोर होने की स्थिति आती है, जब युआन में आपका ट्रांजैक्शन होने लगता है, तब आपको खलबली मचती है। तब आप तमाम तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, पॉज करते हैं, शेयर मार्केट को अप डाउन करते हैं, और इस तरीके से आप अपने एंटरप्रेन्योर और पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हैं। और जब आपको याद आता है कि नहीं अब हमको स्ट्राइक करना चाहिए, मेरे तमाम रिसोर्सेज वहां स्टक है, तब आप एक स्पेशल ऑपरेशन भी लॉन्च करते हैं और अपने सोल्जर्स को रेस्क्यू भी कर ले जाते हैं। तो आप सब कुछ करने में सामर्थ हैं, लेकिन सिर्फ आपने सच का साथ नहीं देना, आपने राइट नहीं होना है। आप सिर्फ इजराइल के इश्यूज को समझते हैं, लेकिन पैलेस्टीन और ईरान के इश्यूज को आप नहीं समझते। देखिए, ईरान की स्ट्रेंथ मिडिल ईस्ट में वो बना क्यों है? उसकी प्रॉक्सिमिटी इजराइल से है नहीं, उसकी प्रॉक्सिमिटी फिलिस्तीन से नहीं है। वो अपने प्रॉक्सीज से पूरे मिडिल ईस्ट में रन करता है, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे आपके इराक के तमाम मिलिटेंट ग्रुप हो, वो उसकी मदद करता है। वो उसका हथियार है, उसका बैटल प्रोसीजर, उसकी टैक्टिक्स है, वो चलाते लेकिन हैं। सर फिर आखिर ये जो प्रोटेक्ट करने वाले कहा जाए प्रॉक्सीज हैं, वो पूरी दुनिया के लिए आतंकी संगठन क्यों है? आखिर क्यों हमास को लोग उस रूप में देखते हैं? क्यों हिजबुल्लाह लगातार टारगेट पर है? इसको भी समझाता हूँ। देखिए, हमास को पूरे दुनिया के सारे एक देश आतंकी नहीं मानते, ना हिजबुल्लाह। हमास ने गाजा पट्टी को 2005 से अब तक रूल किया था। हिजबुल्लाह की देखिए सरकार में भागीदारी है लेबनान में, और हूती जो है यमन का बहुत बड़ा चंक रियल एस्टेट को कंट्रोल करता है और एक बहुत बड़े इलाके का स्वामित्व है। वो आज की डेट में काउंटर फोर्स बना हुआ, और यही काउंटर फोर्स देखिए सीरिया में सत्ता में आई है। वो जो उनके जो ISIS का हेड था अल शरा, उसको आपने हेड ऑफ स्टेट बना दिया, उसके ऊपर कल आपने इनाम घोषित किया हुआ था। तो ये तो टाइम टू टाइम की बात है। कल हमासी गाजा पट्टी को रूल कर सकता है। तेजावत जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं प्रतिक्रिया ले लूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि बाकायदा जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति ने अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। ट्रंप के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति का जवाब आया है। 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जान देने के लिए आगे आए हैं, ये बात कही है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, जिस तरह से धमकी दी थी पावर प्लांट ब्रिज डे को लेकर, ये सीधे जो तस्वीरें नजर आई थी, उसके बाद में ईरान की तमाम जो बड़े अधिकारी थे उनकी तरफ से आम जनता से अपील की गई। IRGC ने, वहां के नेताओं ने अपील की कि वो जनता सड़कों पर आए, मानव श्रृंखला के तौर पर नजर आएंगे और वो जवाब देंगे अमेरिका को भी और इजराइल को भी। अब डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को लेकर ईरान की तरफ से जानकारी और जवाब है कि 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जान देने के लिए आगे आए, और ये एक तरह से आग्रह भी किया गया है। साहिब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप हमास को देखिए, चाहे हिजबुल्लाह को देखिए या हूती को देखिए, जहां भी यह है वहां के स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह करके इन्होंने अपना पैरेलल साम्राज्य खड़ा किया हुआ है, आतंक का साम्राज्य है। ये मैं करेक्शन करना चाहता था। और ये जो अटैक्स की बात कर रहे हैं, बात सही है, अमेरिका रोग स्टेट है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है इस लड़ाई में। और अभी जो सबसे अच्छा एक रास्ता ये होता कि हम 45 दिन का सीज़फायर मान लेते और उस 45 दिनों में बाकी चीजों पर बातचीत करते, तो शायद दोनों तरफ से कुछ सहमति बनती। कुछ लोग बीच बचाव में थे, थोड़ा टेम्पर भी कूल डाउन होता है बैठने से। 45 दिनों का अगर अल्टीमेटम मान लिया जाए तो एक इमीडिएट रास्ता था गोला बारूद और इस तरह से जो आक्रमण हो रहे हैं उसको रोकने का, तुरंत। तो सीज़फायर मुझे लगता है कि सेंसिबल होता अगर दोनों तरफ के लोग मान जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है और काफी बहुत ही नुकसान होने की उम्मीद है अगर ये एस्केलेट होता है तो, क्योंकि ईरान भी रिटेलिएटरी अटैक करेगा और मिडिल ईस्ट में जब तेल के कुएं जलने लगेंगे, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जब ध्वस्त हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट रहने लायक नहीं रहेगा। इतना काला धुआं वहां होगा कि वहां की वातावरण खराब हो जाएगा, वहां की मिट्टी में जहर होगा और
अगर भगवान न करे कोई वहां पर न्यूक्लियर प्लांट अगर अफेक्टेड हो गया तो रेडिएशन से सारा मिडिल ईस्ट अफेक्टेड होगा, यहाँ तक कि रेडिएशन भारत तक भी आने की संभावना। बिल्कुल सही, यानी कि मिडिल ईस्ट के देश ही नहीं बल्कि कई एशियन कंट्रीज या पूरी दुनिया भी धीरे धीरे उसकी जद में आएगी। तेजावत जी भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे शरदेंदु जी की बात को लेकर। जी हाँ बिल्कुल नैना जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा डिफाइन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी तक नहीं माना है कि आतंकवाद क्या है, और जिनको हम आतंकवादी समूह बोलते हैं वो दरअसल उन देशों में वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर एक खास विचारधारा के, उनकी पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल, मेंबर्स हैं। हमास या और हिजबुल्लाह हमास उसके के बारे में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, और उसके अलावा भी ये है कि अगर आतंकवादी माना जाए तो वो अमेरिकन स्टेट को मानना चाहिए, वो इजरायली स्टेट को मानना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई सत्ता में है या वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आतंकवादी नहीं होता है। और हम जानते हैं कि जिन लोगों ने 70,000 लोगों को मारा है वो उनसे बड़ा खतरनाक आतंकवादी कोई नहीं हो सकता है। तो जब हम आतंकवाद को डिफाइन करें तो यह सारी की सारी चीजें जेहन में रखनी होगी। एक बात में एक इस कमेंट के साथ मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ कि दरअसल ऊपरी तौर पर देखने से हमें यह लगता है कि ये दो सत्ताओं की लड़ाई है, पर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नव साम्राज्यवाद है, नव उपनिवेशवाद है। अब किसी भी देश का शोषण करने के लिए वहां पे सत्ता पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था। अब हमें कोई भी देश उसका शोषण कर सकता है वहां की लीडरशिप को अपने कब्जे में करके, और उसी लीडरशिप के खिलाफ ये जो था ये पूरे के पूरे जो अरब मुल्कों का लड़ाई है। और ईरान जो थी वो एक प्रो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। तो जब हम इन चीजों को देखें, अमेरिकन स्टेट को जब हम फेवर करें, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने भी सदियों तक उपनिवेशवाद का दंश झेला है। लेकिन मुझे जी, लगता है नैना कि जी। लेकिन तेजावत जी, बदलते वक्त के साथ में वो तस्वीर भी बदली, हमने अपने आप को अपग्रेड भी किया, और यही वजह है कि हालात जो हैं आज काफी बदले हुए हैं। हम अपने रूट्स को भी मेंटेन करते हैं, कैरी करते हैं, और आधुनिकता को भी एक तरह से आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। जी रिजवी जी। जी मैं आपको बताऊं कि आतंकवाद की परिभाषा जो आज के इस दौर में है वो सिर्फ एक है कि वो कंट्री जो अमेरिका के साथ हो जाती है उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है, या वो शख्स जो अमेरिका के साथ है वो आतंकवादी नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आप जोलानी को ले लीजिए, जो सीरिया का राष्ट्रपति है, उसे अमेरिका आतंकवादी कहता था, लेकिन जब वो उसका दोस्त हो गया तो उसे व्हाइट हाउस में बुलाकर जो है उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। तो इस वक्त जो परिभाषा है आतंकवाद की वो यही है कि जो इजराइल और अमेरिका का दुश्मन है वो आतंकवादी ग्रुप है। वरना आप देखिए कि दुनिया में कितने जुल्म हो रहे हैं और कितनी मौतें हो रही हैं कहाँ कहाँ, लेकिन चूंकि उनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो आतंकवादी ग्रुप नहीं है। ईरान में हिजाब के बारे में ये होता है, ईरान में हिजाब है इसलिए इसकी रजीम को चेंज करना चाहिए। जी जी और इससे ज्यादा खतरनाक हिजाब जो है सऊदी अरब में है, उसका कोई जिक्र नहीं होता है क्योंकि वो अमेरिका का दोस्त है। तो अभी जो कुछ भी परिभाषाएं ये हो तो रही हैं सिलेक्टिव वो अप्रोच की अमेरिका बात और है। लेकिन इजराइल इस के बीच देश एक में और बड़ी खबर मैं बताती चलूं अपने दर्शकों को। मिडिल ईस्ट से ही बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने तेहरान में बड़ा हमला किया है, और खबर यह है कि अब तेहरान के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर बड़े हमले की जानकारी है। सैन्य परिसर में एयर स्ट्राइक हुई, और इस एयर स्ट्राइक के बाद में जोरदार धमाके हुए हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज हो या फिर सैन्य ठिकाने, लगातार इजराइल उन तमाम ठिकानों को टारगेट कर रहा है, बड़े हमले कर रहा है। राजन जी, ये क्या दर्शा रहा है? तमाम जो लाइंस हैं उनको खत्म करने की, उनको ताकतों को खत्म करने की कोशिश है। बिल्कुल, पिक्चर से पहले ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि कल मतलब भारतीय समय से कल सुबह तक अगर नहीं माने तो भाई ये होगा। देखिए, मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, जब जंग की बात आती है बीच में मोरालिटी कहाँ घुस जाती है। शिवेंद्र पुराने दोस्त है, आई नो हिम सिंस 97, बट जंग के अंदर मोरालिटी कहाँ आ गई? यू नो, देयर इज नो मोरालिटी। जंग है ही वायलेंस का खेल है। वायलेंस में हमेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। देयर इज ये महाभारत या उसका समय नहीं है। हम जो बात करते हैं कि जस्ट वॉर, ये वॉर, देखिए अगर किसी देश ने 3 हमास वगैरह खड़े कर लिए थे, वो
ड्यूल मतलब अगर उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस पे डिपेंड था कि भी हम अपनी एक आउटसोर्स करेंगे सिक्योरिटी को इन मिलिटेंट ग्रुप्स को, जो दूसरे देशों में जाके वहां जबरदस्ती सैन्य ताकत से पॉलिटिकल पावर गेन करेंगे और इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। एंड हमले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करो आप अपने इलाके में। 7 अक्टूबर को हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक आपने किया। अरे यार उसके बाद जब वापस पिटाई हुई फिर रोते क्यों हो, फिर रोते क्यों हो? किया आपने। उसके बाद गाजा में देखो कैसे सेलिब्रेशन हुई, पूरे ईरान में कैसे सेलिब्रेशन हुई। उस सेलिब्रेशन मतलब आम आदमी भी जो काफी मात्रा में उस लेवल की वायलेंस को सपोर्ट करता है, तो फिर उसका रिएक्शन यही होगा। उसमें मोरालिटी कहां से आ गई? देयर इज नो रियलिटी। दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड शैल डाई बाय द स्वॉर्ड, पुरानी कहानी है दोस्ती, और वही हो रहा है अभी। देखिए अभी इजराइल ने मूड बना लिया है। मूड पहले दिन से था, मैं पहले दिन से हर चैनल पे बोल रहा था ये बीच बीच में लॉजिस्टिक पॉज देंगे अपने आप को इकट्ठा करने के लिए। और अभी ये भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगला हमला आइसोलेशन होगा, कि भी आइसोलेट करेंगे। शरदेंदु जी शायद कुछ रिएक्ट करें आपकी बात पे। मैं दो तीन चीजें राजन सर को बता दूं। हम लोग घंटों डिबेट की है जब हम लोग एक्टिव सर्विस में हुआ करते थे। कई बार कई वॉर गेमिंग कई तरीके से डिफरेंट लेवल पे सारे व्यूज का एक्सेप्टेंस है। हमारा काम ही है डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लाना, सारे इश्यूज को सामने लाना, सारी कंटीजेंसीज को सामने लाना और एक सही तरीके से उसका असेसमेंट करना। देखिए जब तक हम वॉरिंग फैक्शन नहीं है, जब हम युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आकर आप हम ना तो हम इजराइल के साथ खड़े होते हैं ना ईरान की मदद करते हैं। हम एक हिंदुस्तान ने एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू बना रखा है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी है, तो हम चीजों को अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।